1907 काइनाइस आइसलैंड। इस आइसलैंड में बड़े बड़े शिप को बनाया जा रहा था, पर आजकल इसे टाइटैनिक हम के नाम से जाने लगा, क्योंकि इस समय बन रहा था दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जिसका नाम था टाइटैनिक। इस शिप को बनाने के लिए तकरीबन $7.5 मिलियन खर्च हो गया था। इस शिप पर जब एक मूवी बनाया गया था तो $200 मिलियन खर्च हो गया। इस शिप को बनाने के लिए स्टील प्लेट का इस्तेमाल किया गया था, जो कि शिप को काफ़ी मजबूती देने के साथ साथ इसे जंग से और अत्यधिक ठंड से टूटने फूटने से बचा सकता था। टाइटैनिक के इंटीरियर को छोटे छोटे ब्लॉक से बनाया गया और इन सभी को वेल्डिंग करके मोटे मोटे कील से मोटर टाइट किया गया। इस शिप का ढांचा इतना बड़ा बनने वाला था कि खास टाइटैनिक के लिए 41 लाख मोटे मोटे कील्स को बनाया गया था। 437 जैसे 6 से 7 प्लेन को इस शिप में कैरी किया जा सकता था। अगर साइज़ में कंपेयर करें तो हालांकि ये बात और है कि 1907 में इन प्लेन का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन इतने बड़े स्ट्रक्चर को रन कराने के लिए एक पावरफुल इंजन की भी ज़रूरत थी। इसलिए इंजीनियर्स ने एक नहीं दो बल्कि 3 इंजन्स को टाइटैनिक में इंस्टॉल किया, जिसमें से 2 स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन था। इन इंजन को रन करने के लिए फ्यूल के तौर पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। इस इंजन को बनावट कुछ इस प्रकार थी। कोयले को जलाकर बड़े बड़े बॉयलर में भरकर हीट किया जाता था। इस हीटिंग के कारण भाप का निर्माण होता था। इस स्टीम की वजह से टरबाइन मूव करता, जिससे जहाज में तेज़ी से आगे की ओर बढ़ता है। जहाज को चलाने के लिए 3 इंजन्स का प्रयोग किया गया था। इन तीनों इंजन्स के स्मोक को निकलने के लिए 3 बड़े बड़े पाइप को इंस्टॉल किया गया। अगर आप टाइटैनिक को देखोगे, यहाँ पर 4 पाइप को इंस्टॉल किया गया है। दोस्तों, अगर यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि टाइटैनिक में 4 पाइप लगे थे। दरअसल जहाज का इंजन और कोयला शिप के अगले हिस्से में रखा गया था और शिप डिसबैलेंस ना हो उसकी वजह से एक और मोटी पाइप बना दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि पाइप को ही क्यों बनाया गया, और भी कुछ चीज़ें रख सकते थे, पर वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब समुद्र में तूफानी हवाएं चलेंगी तो हवा का रुकाव जहाज के अगले हिस्से में होगा, क्योंकि जहाज के स्मोक को निकलने के लिए पाइप लगाए गए थे, और जब हवाएं पाइप से टकराएंगी तो आगे की ओर प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जहाज डूब सकता था। इसलिए जहाज में एक बड़े से पाइप को इंस्टॉल कर दिया गया। इससे सबसे नीचे काम करने वाले वर्कर्स, जो कि कोयले को इंजन्स में डालने का काम करते थे, उनको इससे रोशनी और ताज़ी हवाएं मिल सकेंगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए। चलिए शुरू करते हैं। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए तैयार हो गया। 2224 पैसेंजर इस शिप में ट्रैवल करने वाले थे। देखा जाए तो शिप में 3000 से ज़्यादा लोग इस शिप में ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन उस दौर में कोयले की कमी होने की वजह से इस शिप को कुछ दिनों के लिए डिले कर दिया गया था। इसीलिए बहुत सारे पैसेंजर्स ने टिकट को कैंसिल करके दूसरे शिप से निकल गए। 10 अप्रैल 1912 को ये शिप साउथ हंटर से न्यूयॉर्क रवाना हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। अमीर पैसेंजर फर्स्ट क्लास का आनंद उठाते हुए सफ़र कर रहे थे, वहीं मिडिल क्लास और गरीब लोग सेकंड और थर्ड क्लास ट्रैवल कर रहे थे। इसके अलावा भी सैकड़ों वर्कर्स दिन रात फर्नेस में कोयला डालने का काम कर रहे थे। खाने पीने का सामान से भरे इस शिप में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। समुद्र का पानी खारा होता है और ये पीने योग्य नहीं होता। दोस्तों, शिप में पीने के पानी में लीक हो गया तो सारा पानी बर्बाद हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि समुद्र का पानी पिया तो नहीं जा सकता। ऐसे इमरजेंसी केस के लिए टाइटैनिक के 5 टाइटैनिक में एक मशीन इंस्टॉल किए गए था, जो खारे पानी को भी प्यूरिफाई करके पीने लायक बना सकता था। 14 अप्रैल 1912 रात को टाइटैनिक अपने मैक्सिमम स्पीड में सफ़र कर रहा था। तभी शिप
के क्रू मेंबर्स को एक चट्टान दिखाई दिया। दोस्तों, ये बर्फ़ की चट्टानें देखने में, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा पानी के अंदर होता है, इसलिए इसे देखने के लिए दूरबीन का होना ज़रूरी होता है। एक बर्फ़ के चट्टानों को खुली आँखों से तभी देखा जा सकता है जब ये काफ़ी नज़दीक आ जाए, और नज़दीक आ जाने के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं बचता सिवाय टकराने का। टाइटैनिक के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। जब तक बर्फ़ का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक बर्फ़ की तरफ लगातार तेज़ी के साथ बढ़ने लगी। शिप का आकार इतना बड़ा होने के कारण इसे तुरंत मोड़ा नहीं जा सकता था। इसे मोड़ने के लिए शिप के पिछले हिस्से में रडर का इस्तेमाल किया गया था। कैप्टन ने प्रोपेलर को रिवर्स कर दिया ताकि इसका स्पीड कम हो जाए। इसके बाद उसने डायरेक्शन को बदलने की कोशिश करने लगा, लेकिन आखिरकार ये बर्फ़ की चट्टान से टकरा ही गई। इसने शिप की एक साइड में एक बड़ा सा होल हो गया। माना जाता है कि ये होल करीब 300 फीट का था। इसके आकार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बोनार्ड 737 की लंबाई लगभग 100 फीट थी, यानी कि इसके आकार का 3 गुना बड़ा होल बन चुका था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ पानी भरना शुरू हुआ होगा। शिप में तेज़ी से पानी इंटर करने लगा और देखते ही देखते शिप को निचला हिस्सा पानी से भर गया। लगभग 600 वर्कर्स जो कि फर्नेस में कोयला डालने का काम कर रहे थे, उनमें से सैकड़ों लोग अंदर ही फंस गए, क्योंकि ऊपर आने का रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया ताकि पानी शिप के ऊपर न आ सके। लेकिन आखिर कब तक? पानी अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है। कुछ देर बाद में 3rd क्लास और 2nd क्लास में पानी भरने लगा। ये देखकर लोगों में हड़कंप मच गई। उन लोगों की सोच बदलने लगी जो ये मानते थे कि ये शिप कभी डूब ही नहीं सकती। अब एक होड़ सी मच गई थी, किसी तरह लाइफ बोट्स में जगह मिल जाए। सबको पता था कि इस शिप में पानी डूब नहीं सकती, इसलिए टाइटैनिक में 20 लाइफ बोट्स मौजूद था, जबकि 2500 से भी ज़्यादा लोग इस शिप में मौजूद थे, यानी कि लोगों का मरना तय था। इतने सारे लोगों को लाइफ बोट्स में जगह नहीं मिल सकती थी। यहाँ पर एक रूल्स फॉलो किया गया कि लाइफ बोट्स में सबसे पहले औरतों और बच्चों को भेजा जाएगा। धीरे धीरे लोगों को लाइफ बोट्स में बैठा कर भेजा जाएगा। उधर पानी भी लगातार भरने लगी थी। कुछ ही मिनट में सारे बोट्स को रवाना कर दिया गया, लेकिन अब 1500 लोग टाइटैनिक में फंसे हुए थे। अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी जिंदा बच पाने की। देखते ही देखते ये शिप वर्टिकली पानी में खड़ी हो गई और किसी पनडुब्बी की तरह ये तैरने लगी। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी। अचानक शिप के 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद भी काफ़ी देरी तक तैरती रही और फाइनली 2 घंटे 40 मिनट बाद समुद्र की गहराइयों में डूब गई। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था उनकी मौत कुछ ही मिनटों में हो गई, लेकिन जिन्हें तैरना भी आता था वो आखिर क्या करते? -2 डिग्री टेम्परेचर, खुद को कोई कितना बचा सकता था? शिप के डूबने के करीब आधे घंटे बाद सब कुछ शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो सारी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें अब खामोश हो चुकी थीं। बस दिखाई दे रहा था तो सिर्फ शिप का मलबा और हज़ारों की संख्या में लोगों की लाशें। टाइटैनिक का ये हादसा दुनिया का सबसे बड़ा हादसों में से एक माना जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, जहाँ हज़ारों लोगों की कब्र, जहाँ टाइटैनिक की यादें समुद्र की गहराइयों में दफन हो गई थी। इस घटना के बाद काफ़ी सवाल उठे। आखिर ये शिप कैसे डूब गई? क्या थी इतनी भी मजबूती नहीं थी कि बर्फ़ के टकराव को झेल ना सके? क्या इस घटिया मटेरियल से बनाया गया था? और सबसे बड़ा सवाल, चलो मान लेते हैं कि शिप में बड़ा होल हो गया था, तो ये नॉर्मली क्यों नहीं डूबा? इसके 2 टुकड़े हो गए। टाइटैनिक के इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए समुद्र की गहराइयों में जाकर शिप के टूटे हुए टुकड़े को स्टडी करना ज़रूरी था। पर 1912 के दशक में हम इंसान इतना टेक्निकली इतना एडवांस नहीं थे कि इसके मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए उस वक्त इस घटना को भुला दिया गया। घटना के 70 साल बाद, दोस्तों, घटना के 70 साल बाद हम ऐसे रोबोट्स बना चुके थे जो समुद्र के अंदर जाकर हाई क्वालिटी
के इमेज को कैप्चर कर सकते थे, एरिया का मैपिंग भी कर सकते थे। अब तक सारी इन्वेस्टिगेशन की टीम टाइटैनिक के मलबे को स्टडी कर चुका था। क्या टाइटैनिक एक घटिया मटेरियल से बनाया गया था? वेल, इसका सवाल जवाब पाने के लिए टाइटैनिक के एक कील को सैंपल लाया गया। ठीक उसी साइज और उसी मटेरियल्स को कील से बनाया गया और हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करने पर उस मटेरियल से टेस्ट किया गया, पर वो टूटा नहीं, यानी कील में कोई खराबी नहीं थी। इसी तरह स्टील ब्लेड्स को टेस्ट किया गया, पर वहाँ भी ये खरे उतरा। इसी तरह कई सारे इन्वेस्टिगेशन की टीम ने हजारों टेस्ट किया, किसी ने टाइटैनिक के अंदर की कमी को साबित नहीं कर पाया। तो कैसे ये टाइटैनिक डूब गई? इसे सैकड़ों लोगों की जान ले लिया। दोस्तों, मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि टाइटैनिक ने 1,500 लोगों की जान ले ली, बल्कि मुझे ये लगता है कि उसने 700 पैसेंजर की जान बचा लिया। कैसे, आइए समझाते हैं। सच तो ये था कि 14 अप्रैल उस रात को जहाज़ के कैप्टन्स ने ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड से टाइटैनिक को ले जा रहे थे। उस समय के नियम के अनुसार जब कभी शिप डूबने के कगार पे आ जाती है तो तब रेडियो कॉल्स करके मदद बुलाया जाता था और लाइफ बोट्स का इस्तेमाल सिर्फ लोग बैठकर उस जहाज़ पर ले जाना था जो जहाज़ उन्हें बचाने आई थी। टाइटैनिक के केस में ऐसा नहीं था। घंटों गुजरने के बाद भी कोई शिप उन्हें बचाने नहीं आई और बोट्स में मिलने जगह ही ज़िंदगी और मौत का फैसला कर सकती थी। इतिहास में ऐसे कई घटनाएँ हो चुकी हैं, जैसे टाइटैनिक के डूबने के 3 साल बाद 1915 में लुसिटियाना और 1936 एंड्रोनिया से न जाने कई शिप डूब चुकी थी, पर उन शिप ने इतना वक्त नहीं दिया कि लाइफ बोट्स का इस्तेमाल कर सके। अगर बात करें टाइटैनिक को, आज के दौर में माना जाता है कि इस शिप में इतना बड़ा होल होने के बाद भी शिप ने 1-1.5 घंटे बाद शिप को डूब जाना चाहिए था, लेकिन ये शिप 2 घंटे 40 मिनट तक पानी में तैरती रही। इतने बड़े होल हो जाने के बाद भी, शिप के 2 टुकड़े हो जाने के बाद भी टाइटैनिक अपनी आखिरी सांस तक समुद्र में जूझती रही। जितनी देर हो सकती थी उसने पैसेंजर को सुरक्षित रखने की कोशिश किया। टाइटैनिक ने 1,500 लोगों की उम्मीदें नहीं तोड़ी, बल्कि 700 लोगों के लिए नई सुबह, एक नई जिंदगी और खुद समुद्र की गहराइयों में समा गई, हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।